कार्बोनेशन में यदि किसी स्थान पर कोई कार्बन जैसा पदार्थ यदि है, वो कार्बन वाला पदार्थ किसी कारण से यदि जल जाए या गल जाए, तो उस स्थिति में उसका वो जलने के बाद या गलने के बाद वो घुलकर दूसरी जगह खिसक जाता है और इसका स्थान वहाँ पर खाली हो जाता है। ये कार्बोनेशन होता है, इसकी वजह से भी टूट फूट के कार्य होते। तीसरा है जलयोजन। ये जलयोजन तो अपक्षय का मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है। जब कभी वर्षा हो तो वर्षा का पानी धरातल के ऊपर जो घुलनशील पदार्थ हैं उन्हें अपने अंदर घोल लेता है और उसे लेकर नीचे स्थानों की तरफ को बढ़ जाता है। ये जो जलयोजन का वो है, इसी के कारण बहुत बड़े बड़े मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये बहुत बड़ी रासायनिक क्रिया का एक उदाहरण है। इसकी वजह से अपक्षय टूट फूट होती है। चौथा कारण है ऑक्सीकरण। ये जो ऑक्सीकरण है, जैसे कहीं लोहा पड़ा हुआ है और वो लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पर जंग लग जाता है और वो जंग फिर पानी में घुलकर या झड़कर अलग हट जाता है और इस तरह से धीरे धीरे जो वहाँ लोहा पड़ा हुआ है वो लोहा गलकर समाप्त हो जाता है। तो ये मैंने 4 कारण आपको रासायनिक क्रिया के बताए जिसकी वजह से अपक्षय होता है। अब दूसरा सुनिए, भौतिक अपक्षय। इसका नंबर 1 कारण है भार विहीनता। जब कभी पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे मानो ये पर्वत है, अब तापीय कारणों से, किसी भी कारण और दूसरे कारण से ये जो पर्वत की शैलें हैं, ये इनमें संकुचन होता है और फैलाव होता है। यही प्रक्रिया हर समय चलती रहती है और कालांतर में ऐसा होता है कि इसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है। दरार पड़ जाने से पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के धरातल के ऊपर की हर वस्तु पर अपना बल लगाता रहता है और ये जो पर्वत है इसमें जब दरार पड़ गई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर भी काम करता है। इस स्थिति में जैसे ये पर्वत है, इसके साइड में गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, अपने ऊपर की हर वस्तु को नीचे खींचता है और ये पर्वत जो है यहाँ पर भार की विहीनता हो जाती है।
भार की विहीनता में ये जो पर्वत का भाग है इसे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे खींच लेती है और जिससे पर्वत का टूटा हुआ भाग नीचे गिर जाता है और इससे भौतिक अपक्षय हो जाता है। तो भार विहीनता के कारण बड़े बड़े भूखंड टूट जाते हैं और वो फिर आगे दूसरे कारणों से आगे बढ़ जाते हैं। ये भौतिक अपक्षय का कारण है। दूसरा है तापमान। दिन के समय सूर्य की जब तीव्र किरणें धरातल के ऊपर पड़ती हैं तो वो धरातल का भूभाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। रात्रि के समय वो भूभाग ठंडा होता है और इस तरह से वो भूभाग कभी गर्म हुआ कभी ठंडा हुआ तो कभी उसमें संकुचन आता है कभी फैलाव आता है और वो भूभाग चटक जाता है जिससे भौतिक अपक्षय होता है। तीसरा हिमकरण। हिमकरण ये पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ कहीं बड़े बड़े बर्फ के शिलाखंड होते हैं वहाँ पर हिम की नदियाँ चलती हैं, हिम नदी बोलते हैं जिन्हें। यदि जैसे किसी भूभाग पर हिम नदी चले तो हिम नदी बर्फ की नदी होती है। जब वो हिम नदी धरातल के ऊपर आगे खिसकती है तो आसपास के धरातल को खरोंचती चली जाती है और खरोंचते खरोंचते एक घाटी का निर्माण हो जाता है। दोनों तरफ दीवार सी खड़ी हो जाती हैं और हिम नदी नीचे होकर चलने लगती है। और कभी कभी स्थिति ये भी आती है जब हिम नदी ज़्यादा गहरी हो जाती है तो साइड की जो दीवार सी होती हैं वो टूटकर आगे गिर जाती हैं और उस स्थिति में प्राकृतिक पुल का निर्माण हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर हिम नदी है और ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है धरातल का। ये दूसरा भाग है। जब ये हिम नदी काटते काटते ज़्यादा गहरी पहुंच जाती है और अपने भार के कारण ये दोनों तरफ की जो हिम नदी के किनारे की जो दीवार सी खड़ी हो जाती है ये कभी कभी टूटकर आगे गिर जाती हैं और इन दोनों का आगे ऐसे मिल जाती हैं। उस स्थिति में हिम नदी फिर नीचे नीचे चलती रहती है और ये भाग मिल गया, यहाँ पर घास वगैरह उगाई, फिर इसकी जांच भी नहीं पड़ती कि नीचे हिम नदी भी है और इसे कहते हैं प्राकृतिक पुल। इस तरह से ये हिमकरण के कारण अपक्षय होता है। और चौथा कारण है लवण अपक्षय। ये जो लवण अपक्षय है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ लवण वाले पदार्थ यदि होते हैं वो कभी कभी पानी में घुल करके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, उनका स्थान खाली हो जाता है, अपने साथ में कुछ दूसरा मलबा भी बहा कर ले जाते हैं। कभी कभी
मरुस्थलीय क्षेत्रों में वो छिद्रदार सेलों से बना होता है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो वो जो छिद्रदार सेलें हैं उनमें लवणीय पदार्थ सेलों के छिद्रों में नीचे चले जाते हैं और नीचे बाकी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो ऊपर रह जाते हैं। और यही प्रक्रिया चलते चलते जब नीचे ज़्यादा लवणीय पदार्थ पहुंच जाते हैं तो ऊपर टूट फूट का कार्य होता है, जिसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। इस तरह से ये दो प्राकृतिक अपक्षय हैं। तीसरा है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय वो है जो जीवों द्वारा किया जाता है, जैसे दीमक है, केंचुए हैं या दूसरे चरागाह के पशु हैं। वो अपने खुरों से धरातल को खरोंच देते हैं। जो बिल बनाने वाले जीव हैं वो धरातल के अंदर अपना बिल बनाते हैं और भूमि को खोद देते हैं। वो खोदा हुआ पदार्थ दूसरी जगह चला जाता है। इस तरह से धरातल पर अपक्षय का कार्य होता है। ये मैंने अपक्षय आपको समझाया। यदि किसी की समझ में नहीं आया हो तो वो कल दोबारा पूछ सकता है। पूछने की कोई दिक्कत नहीं है।